हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी में प्रमुख अंतर को देखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में अंतर वाला क्वेश्चन भी एक दो दिखाई देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके बुक में महत्वपूर्ण अंतर कौन कौन से हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है बच्चों, दो पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक के प्रमुख अंतर को देखेंगे और दूसरे पार्ट में आपके पूरे बुक के कवर अप हो जाएंगे। ठीक, उसको कल लाएंगे। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि भाई आपके माइंड पे अभी प्रेशर ना जाए बच्चों। ठीक, चलिए तो सबसे प्रमुख जो अंतर है उनको हम देख लेते हैं। ठीक, बहुत ही सिंपल से सिंपल वर्ड्स का यूज किया है ताकि आप कितना भी ज्यादा वीक हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, रटना तो वैसे भी नहीं है। देखिए बच्चों, पहला है कि स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए नाम में ही बहुत कुछ रखा है भाई। बायोलॉजी में हमेशा बोलते हैं शब्दों की गहराई को समझो। स्वपरागण, परागण का मतलब क्या होता है बच्चों? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प में के वर्तिकाग्र में रह जाएं या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो यह घटना होती है परागण। तो स्वपरागण और परपरागण में क्या होता है? स्व में एक ही फूल या एक ही पौधे के अंदर हो जाता है और परपरागण में उसी जाति के दो पौधों के बीच के फूलों में होता है। तो स्वपरागण में देखिएगा बच्चों, एक ही जाति के पुष्प में या उसी पौधे के दूसरे पुष्प में होता है तो वो स्वपरागण होता है। क्लियर? अब भाई देखिए, अंतर वाले इतने आसान होते हैं, आपको अगर इधर का याद है तो इधर वाला तो वैसे भी आधा याद हो जाता है। इसमें अगर एक ही फूल के बीच है या फिर एक ही पौधे में होता है बच्चों, तो परपरागण में क्या होगा? इसमें एक ही जाति के दो पुष्पों के बीच में होता है। मतलब एक ही जाति के, जैसे गेंदा का फूल है तो दूसरा गेंदा का होना चाहिए। जब दो अलग अलग फूलों के बीच में, जैसे कि भाई मधुमक्खी है या फिर कोई और जैसे होता है ना कि किसी अन्य जैसे तितली द्वारा है या फिर अगर पक्षी द्वारा परागकण ले जाया जाता है तो वो परपरागण। लेकिन स्वपरागण में एक ही पेड़ के अंदर हो जाता है। दूसरी चीज बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन बोले तो स्वपरागण, इसमें प्रायः पुष्प द्विलिंगी होते हैं, क्योंकि अगर इसमें द्विलिंगी नहीं होंगे तो कहां से परागण? क्योंकि परागण के लिए बच्चों नर और मादा की जरूरत है। तो भाई नर और मादा अगर एक फूल में होंगे तभी तो स्वपरागण होगा बच्चों। लेकिन जो परपरागण होता है तो इसमें फूल का द्विलिंगी होना जरूरी नहीं है। मतलब इसमें एक लिंगी या द्विलिंगी ये दोनों हो सकते हैं। एक लिंगी है तब भी भाई क्या है? दूसरे उसी जाति के दूसरे फूल का परागकण उस पर आएगा, है ना? तो ये हो जाएगा। तो इसमें पुष्प का द्विलिंगी होना या फिर एक लिंगी होना, ये दोनों होता है। ठीक है। अब तीसरी बात बच्चों, इसमें पुष्प प्रायः सुगंधित व रंगीन नहीं होते हैं, क्योंकि जो स्वपरागण है ये एक ही फूल में हो जाता है तो इसको रंग बिरंगा होने की जरूरत है नहीं। क्योंकि फूल अक्सर रंग बिरंगे सुगंधित क्यों होते हैं? ताकि वो कीट पतंगों को, जो कीड़े मतलब जो कीट पतंग होते हैं, यानी जैसे मधुमक्खियां हो गई, तितलियां हो गई, पक्षी हो गए, तो उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके, लुभा सके, है ना भाई? जिस फूल पर देखिए, जिस पर पौधे पर रंग बिरंगे फूल, सुगंधित फूल लगे होंगे ना, भंवरे उसी पर गुनगुनाएंगे, है ना? उसी पर क्या है? चारों तरफ से मधुमक्खियां और तितलियां मंडराएंगी। बाकी तो बच्चों ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जब ये इसमें कोई महक नहीं होगी तो इसमें भाई कोई महक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इसमें कोई रंग भी नहीं होगा। तो ये इनका सुगंधित व रंगीन होना कोई जरूरी नहीं है। अगर फूल सुगंधित नहीं है या रंगीन नहीं है तब भी परागण हो जाएगा। बट बच्चों अगर परपरागण की बात करें तो इसमें पुष्प का सुगंधित व रंगीन होना जरूरी है। इसमें फूल क्या है? सुगंधित व रंगीन होते हैं। क्यों? अगर रंगीन नहीं होंगे तो कीट पतंग उस पर आएंगे नहीं, क्योंकि रंग बिरंगे चटक रंग दूर से ही दिखेंगे, तभी तो उसमें जो कीट हैं जाकर के उसी पर जाएंगे। अगर वो रंगीन नहीं है, सुगंध नहीं है, तो वो अपनी ओर किसी को खींच ही नहीं सकते हैं, तो इसमें परागण होगा ही नहीं बच्चों। ठीक। और स्वपरागण में क्या हो? इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इन्हें माध्यम पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। स्वपरागण में जरूरी नहीं कि ये मधुमक्खी द्वारा परागकण जाए तभी, एक ही फूल के अंदर होता है तो अपने आप हो जाता है। लेकिन बच्चों अगर हम परपरागण की बात करें तो इसमें माध्यम की जरूरत होती है, क्योंकि अगर एक फूल से दूसरे फूल तक परागकण को पहुंचाना है कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अब इसमें जल द्वारा भी परागण होता है, वायु द्वारा भी होता है,
कीट द्वारा भी होता है, मनुष्यों द्वारा भी होता है। तो पर परागण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, यानी फूलों को माध्यम पर निर्भर रहना होता है। ठीक है, माध्यम रहेंगे तो पर परागण की घटना होती है। क्लियर हो गया? चलिए, तो समझ में आ गया बच्चों? स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वो इसलिए क्योंकि पेपर के पहले जब भी एक बार नजर पड़े तो बस फटाक से एक बार देख कर जाना। क्लियर? चलिए बच्चों, अब देखते हैं दूसरा। ठीक, दूसरा जो है भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर। ये तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में क्या अंतर होता है। एक तरफ है भाई भ्रूण कोश, दूसरी तरफ भ्रूण कोश। ठीक है, देखिए अब भ्रूण कोश, कोश का मतलब होता है कमरा, कोश का मतलब कक्ष, पोष का मतलब पोषण यानी खाने वाला भाग। ठीक, अब देखिए जो भ्रूण कोश होता है इसकी संरचना कैसी होती है, तो ये अगुणित होता है, मतलब इसकी संरचना n होती है। ये बहुविकल्पी में कई बार पूछा गया है बच्चों। और जो भ्रूण कोश होता है इसकी संरचना त्रिगुणित होती है, यानी इसको 3n। अब यहां पर इसको जैसे x भी लिख सकते हैं तो इसको 3x लिख सकते हैं, मतलब ऐसा याद रखना। ठीक, जिस प्रकार से आपका ऑप्शन रहेगा उसी तरह भी हम ये काम करेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों भ्रूण कोश की बात करें तो इसका जो विकास होता है, यानी भ्रूण कोश कैसे विकसित होता है, तो ये क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है। देखिए लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी पर अंतर भी हमने बताया था जब मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे थे। ठीक, लघु बीजाणुधानी से मतलब इस प्रक्रिया से क्या होता है, परागकण का जन्म होता है, और जो गुरु बीजाणु है उससे क्या है, भ्रूण विकसित होता है, तो बताए थे। तो इसका जो विकास होता है वो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका के द्वारा होता है। लेकिन भ्रूण कोश कैसे बनता है बच्चों, तो इसका विकास प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका के द्वारा होता है। क्लियर? अब भ्रूण कोश की बात करें तो यह भ्रूण के विकास में सहायक, भ्रूण जो विकसित होता है तो उसमें भाई मदद कौन करता है, भ्रूण कोश। और ये जो भ्रूण कोश होता है ये भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, यानी भ्रूण को पोषण देना, भोजन देना कि वो थोड़ा तैयार हो जाए, ये काम कौन करता है, भ्रूण पोष, क्योंकि पोष ही है, मतलब पोष का मतलब पोषण हो गया। ठीक है, भ्रूण कोश, इसमें भोजन संचित नहीं होता है, किसमें बच्चों, भ्रूण कोश में, क्योंकि भ्रूण कोश के अंदर ही भ्रूण होता है। ठीक है, इसलिए इसमें तो भाई क्या है, भोजन का संचय होगा नहीं। लेकिन भ्रूण कोश में भोजन संचित होता है। भाई जैसे आप काजू खाते हो, बादाम खाते हो, मूंगफली खाते हो, चना खाते हो, दाल यानी दलहन में कोई भी चीज, तो जो आप खाते हो वही है भ्रूण। वही क्या है बच्चों, वही भ्रूण, मतलब वही भ्रूण कोश होता है। वो खाने वाला जो योग, मतलब खाने योग्य जो भाग होता है वही है भ्रूण कोश। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। तीसरा क्वेश्चन ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों। ठीक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। शुक्राणु जनन क्या है, अंडाणु जनन क्या है। वैसे शुक्राणु जनन की पूरी प्रक्रिया और अंडाणु जनन की प्रक्रिया ये 3 नंबर में हर साल पूछा जाता है। तो 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन करवाए हैं तो उसमें देख लेना बच्चों, उसमें ये शुक्राणु जनन अंडाणु जनन की प्रक्रिया अच्छे से समझाया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अंतर भी पूछता है कभी कभार। तो अंतर क्या होता है, देखिए शुक्राणु जनन क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। शुक्राणु जनन क्या होता है बच्चों, शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु का बनना। ठीक, अब शुक्र जनन कोशिकाएं कहां होती हैं, तो ये होती हैं सार्टोली कोशिकाएं, जो होती है ना कहां पर, वृषण में होती है। ठीक, पुरुष के किस में, टेस्टिस में, वृषण के अंदर क्या होती हैं, शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं। अब उन्हीं शुक्र जनन कोशिकाओं से शुक्राणु जब बनता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्राणु जनन। अब उसके बाद अंडाणु जनन है। अब अंडाणु जनन क्या है, तो अंडाणु जनन होता है अंड जनन कोशिकाओं से। ठीक, अंड जनन कोशिकाओं से अंडाणु के बनने की जो घटना होती है बच्चों, उसको कहते हैं अंड जनन। अब ये प्रक्रिया कहां होती है, तो ये फीमेल में कहां पर होती है, तो ओवरी में, अंडाशय के अंदर। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया कि शुक्र जनन क्या है, अंड जनन क्या है, या फिर इसी को शुक्राणु जनन अंडाणु जनन कहते हैं। अब समझिएगा बच्चों कि शुक्राणु जनन में होता क्या है, तो यह प्रक्रिया वृषण में होती है, बताया भी। क्लियर हो गया ना? तो बस माइंड में चीजों को स्टोर करना है, बस और कुछ भी नहीं करना। बस अपने को मतलब है कि भाई आप थोड़ा
मन लगा करके ध्यान से ये पढ़िए, है ना। आज के भी हमने देखा बहुत सारे ऐसे कमेंट करते हैं, हमें ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है कि देखा अगर वीडियो पे किसी लड़की का कमेंट है तो यूं समझिएगा कि उस पे तो कम से कम 200-400 लाइक हो जाएंगे, पता नहीं क्या मिलता है। हेलो डियर, आप कहां से हो, आई एम ये हूं भाई, आई एम है सुरेश दिनेश, फिर व्हाट इज योर नेम, सारी इंग्लिश वही निकलती है। कहां से हो, आप बड़ी क्यूट लग रही, बड़ी अच्छी लग रही हो, इसी में परेशान है। तो कोई बोलता है कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। एक बात का ध्यान देना बच्चों, आज जिसके साथ तुम अपना कैरियर देख रहे हो ना, कल को उसके साथ आपके फोन में डीपी तक देखने को तरस जाओगे। इसलिए अभी वक्त है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ये फालतू के काम से बहुत दूर रहो, तभी जाकर के आप अपने स्थितियों के अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, आगे जाओगे। भाई आप आज इन सब कामों में अपना वक्त निकाल दोगे, भाई मम्मी पापा क्या है, वो तो सपना सजो कर बैठे, मेरा प्यारा दुलारा पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर दुलारा या फिर दुलारी क्या कर रही है वो खुद जानते हैं। इसलिए ये सब कामों से एकदम दूर रहो, ठीक है ना। सीधी सी बात, पढ़ाई करो बस, ये फालतू का कोई सब साथ नहीं देगा, ये सब दुनिया का मोह माया, इन सबसे दूर रहो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है बच्चों, जो शुक्राणु जनन होता है ये वृषण में, मतलब ये प्रक्रिया वृषण के अंदर टेस्टिस में होती है, बट अंडाणु जनन की बात करें तो ये ओवरी में, अंडाशय में होती है, ठीक। अब शुक्राणु जनन में देखिए, शुक्राणु जनन हो चाहे अंडाणु जनन, दोनों में 3-3 अवस्थाएं होती हैं। पहला गुणन अवस्था, फिर दूसरा वृद्धि अवस्था, तीसरा परिपक्व अवस्था, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो जो शुक्राणु जनन होता है इसमें जो होता है वृद्धि अवस्था, ठीक, हमने क्या बताया कि पहला गुणन अवस्था, दूसरा वृद्धि अवस्था, तीसरा परिपक्वन अवस्था होती है। तो इसमें जो वृद्धि अवस्था होती है ये छोटी होती है, मतलब कम समय में ये कंप्लीट हो जाती है। बट बच्चों अंडाणु जनन में इसमें वृद्धि जो अवस्था है ये बहुत लंबी चलती है, ठीक। ये वृद्धि अवस्था क्या है, बहुत लंबी चलती है, ठीक, ये 2 स्टेप में होती है। अब उसके बाद जो शुक्राणु जनन में क्या होता है, इसमें प्राथमिक जो स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक। अगर आपने देखा होगा तो उसमें डिटेल से समझाया था कैसे बनते हैं। और उसके बाद अंडाणु जनन में बात करें तो इसमें प्राथमिक जो असाइट होता है, ठीक, इससे 1 अंडाणु बनता है। बट इसमें क्या होता है कि एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, पूर्व शुक्राणु कोशिकाएं बनती हैं, उन्हीं से 4 शुक्राणु बन जाते हैं। बट इसमें क्या है, एक, ठीक है ना, एक साइड से क्या हो जाता है, 1 अंडाणु बनता है। अब उसके बाद जो शुक्राणु जनन में होता है इसमें ध्रुवीय काय नहीं बनते हैं, ठीक, यानी उसमें जो काया शरीर होता है वो नहीं होता है उसके चारों तरफ, बट इसमें ध्रुवीय काय बनते हैं। क्लियर हो गया। तो ये रहा शुक्राणु जनन और अंडजनन, ठीक, छाप लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला अंतर जो है डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, इसको भी देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्या, सिंपल से सिंपल शब्दों का प्रयोग है, बाकी तो अदर आपको बहुत सारे मतलब ऐसे क्वेश्चन बैंक मिलेंगे जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड में दिया है, और हम नहीं चाहते कि आप माइंड में कोई फालतू का टेंशन लेके बैठ जाओ, यार इतना कठिन है, कुछ भी नहीं कठिन बच्चों। इसीलिए तो हमेशा हम आपको सरल से सरल चीजें देने का प्रयास करते हैं। तो भाई डीएनए और आरएनए में ये अंतर बेहद इंपॉर्टेंट है, बताने की जरूरत है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। अब देखिए डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक आनुवांशिक पदार्थ है, और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये भी एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक। डीएनए की बात करें तो आप समझ रहे हैं बच्चों कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहां, तो ये प्रमुख रूप से केंद्रक में, केंद्रक के अलावा भी पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कमेंट करिए अगर याद हो, बताया था जब डीएनए की द्विकुंडली संरचना बताया था, ठीक। तो ये प्रमुख रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए मुख्य रूप से ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है बच्चों। इसमें क्या होता है, यानी इस तरह से 2 हेलिक्स, 2 धागे होते हैं ऐसे, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि 2 श्रृंखलाएं ऐसे होती हैं, ठीक, किसमें, डीएनए में। बट बच्चों इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, यानी आरएनए में केवल एक ही धागा होता है, ठीक है। और जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक, यानी इसमें क्या होती है, डी शर्करा होती है, यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा हम कह लें। लेकिन जो आरएनए होता है इसमें क्या है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, नाम ही है आरएनए राइबोज शर्करा, डीऑक्सी है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और जो डीएनए होता है बच्चों इसमें थायमीन क्षार होता है। कौन सा, थायमीन। तो भाई ये मात्रा थोड़ा ये गलत हो गया है, ठीक, कोई दिक्कत ना। ये जो थायमीन होता है, थायमीन शुद्ध ये है थायमीन, ठीक, यहाँ पे छोटी एक मात्रा लग गया है,
तो उस पर मत जाइएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा क्षार होता है बच्चों? थायमीन क्षार होता है। लेकिन इसमें कौन सा होता है? यूरेसिल। ये बहुविकल्पी बहुत पूछा जाता है डीएनए में। देखिए बाकी दोनों सेम, बाकी इसमें और इसमें बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये तीन तो कॉमन होते हैं दोनों में, बट इसमें चौथा वाला जो क्षार होता है वो थायमीन होता है, और इसमें जो होता है चौथा वो यूरेसिल होता है। क्लियर? तो ये हो गए, ठीक है ना, इसमें थायमीन क्षार और इसमें यूरेसिल क्षार। अब उसके बाद अगला बात करें बच्चों तो ये समस्त जीवधारियों में प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। मतलब जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें प्रमुख रूप से जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। लेकिन जो आरएनए है ये कुछ विषाणुओं में ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कुछ विषाणुओं में ही क्या है? ये आरएनए प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपके बात करें बच्चों, ठीक, तो ये जो चैप्टर है अनुवांशिक वाला, अनुवांशिक मतलब जो अनुवांशिकता का है कि वंशागत तथा उपार्जित लक्षण में अंतर लिखना है। वंशागत लक्षण क्या है बच्चों और उपार्जित लक्षण क्या है? तो वंशागत का मतलब ऐसे लक्षण जो जनक से यानी माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतान में जाते हैं, वो होते हैं आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण। बट अगर हम बात करें उपार्जित लक्षण तो ऐसे लक्षण जो जलवायु में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। भाई अगर गर्म प्रदेश में चले जाओगे तो कलुआ हो जाओगे, है ना। ठंडे प्रदेश जहां पर मतलब जैसे अगर चले जाओ भाई शिमला है, ठीक, मसूरी, नैनीताल, तो वहां का जैसे कश्मीर, कुल्लू मनाली घाटी चले जाओ, वहां का एटमॉस्फेयर मस्त रहता है। वहां पर जाओगे तो सेब की तरह लाल लाल हो जाओगे कुछ टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि बस एक दिन में, है ना। तो ये क्या है? किसके कारण? जलवायु में परिवर्तन के कारण आपके अंदर क्या है? ये बदलाव आते हैं। तो ये जो लक्षण होते हैं ये कहलाते हैं उपार्जित लक्षण, ठीक, ये जन्म के बाद आते हैं। लेकिन वंशागत वाले जो होते हैं ये जन्म से ही रहते हैं। क्लियर हो गया? और इनका संबंध जो होता है वो गुणसूत्र यानी जीन से होता है, बट इनका जलवायु से रिलेटेड होते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, ठीक, लिखना क्या है कि ये लक्षण जीन में परिवर्तन, देखा बताया ना कि भाई जीन में जब परिवर्तन होगा तब ये लक्षण आएगा, वही लक्षण उनके संतान में जाएगा, ठीक। बट उपार्जित वाले ये लक्षण जलवायु में परिवर्तन के कारण होता है। और जो वंशागत लक्षण होता है बच्चों, वंशागत लक्षण के बारे में भाई लैमार्क और डार्विनवाद दोनों को नहीं पता था। इन्होंने जीवों की उत्पत्ति से रिलेटेड यानी जीवों में जो भी परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं, लक्षणों के बारे में इन्होंने जीन के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। उस समय उनको जीन के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक। लेकिन जो उपार्जित लक्षण हैं इन्हें लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षण नाम दिया था। लैमार्क ने इनको क्या है? उपार्जित लक्षण नाम दिया था, ठीक है। अब उसके बाद बात करें तो ये जो है वंशागत होते हैं। ये क्या होते हैं? वंशागत होते हैं। मतलब वंशागत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहते हैं, ठीक। और ये क्या है? वंशागत नहीं होते हैं। उपार्जित लक्षण वंशागत, तो भाई ये विकास वाले चैप्टर से है, विकास वाले से, हाँ विकास वाले से, हालांकि अनुवांशिकता से रिलेटेड है लेकिन ये विकास, क्योंकि लैमार्क और डार्विन नाम आ गया ना। देखिए ये वंशागत होते हैं। वंशागत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलना, ठीक है। तो बच्चों ये वाले जो होते हैं ये वंशागत मतलब लक्षण होते हैं। तो ये क्या है भाई? वंशागत लक्षण में मतलब यह ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, इसका मतलब ये है। और ये जो है ये वंशागत नहीं होते हैं। नहीं होने का मतलब ये है कि अब जैसे किसी का भाई हाथ कट गया है एक्सीडेंट में, हाथ टूट गया है, अब उनकी संतान होगी तो उसके हाथ थोड़ी ना कटे रहेंगे। किसी की एक हाथ मतलब एक आंख फूट गई है तो क्या बच्चे अंधे पैदा होंगे? नहीं। इससे भाई उनका मतलब उनकी संतान का कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि ये बच्चों का जन्म होना ये पूरे जीन पर निर्भर करता है, ना कि ये रंग रूप आकार बाहरी बनावट पर, ठीक है। ये चीज अगला है कि जो वंशागत लक्षण होते हैं ये जीव के जनन द्रव्य से में प्रभावित होते हैं, यानी जनन द्रव्य में ये प्रभावित होते हैं। बट ये क्या होता है? देह द्रव्य यानी शारीरिक क्रिया विधि पर आधारित होता है। इसीलिए हमने बताया ना, रंग रूप आकार लंबाई चौड़ाई ये सब क्या है? मौसम के अनुसार सब होते हैं, ठीक, ये याद रखना। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला क्या है अंतर? अगला है सहज तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है। सहज को जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? जन्मजात।
जन्मजात प्रतिरक्षा पूछ सकता है, या इसी को अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और ये क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा, या इसी को हमने बताया ना विशिष्ट प्रतिरक्षा, इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है और इसको अविशिष्ट प्रतिरक्षा। ठीक, तो देखिए सहज जन्म जो प्रतिरक्षा क्या होती है, तो मतलब सहज प्रतिरक्षा क्या होती है बच्चों, वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से ही मौजूद होती है और जैसे ही कोई रोगाणु उनके शरीर के अंदर मतलब व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो ये तुरंत तत्काल जाकर के उनको मार देती हैं। ठीक है ना, ये इनकी क्रियाविधि मतलब एक्टिविटीज बहुत तेजी से होती है। ठीक, ये होता है कि सहज प्रतिरक्षा में। और उसके बाद बात करें ये उपार्जित प्रतिरक्षा, ये जन्म के बाद प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, जैसे टीका वगैरह लगा करके। ठीक, समझ में आ गया। तो देखिए सहज प्रतिरक्षा, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही मौजूद होती है, सहज या जन्मजात इसीलिए कहा गया है। ठीक, और दूसरी होती है बच्चों, यह जन्म के बाद मौजूद होती है, यानी जन्म के बाद ये प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। अगला अगर हम देखें तो यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा है, मतलब एक नॉर्मल सी प्रतिरक्षा है। ठीक है, जैसे लार हो गया, अगर हम बात करें जो आंसू हो गया, ये सब चीज मतलब जो प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं ना, तो ये ठीक इसमें आ जाते हैं, किसमें, सहज वाले में। अब उसके बाद उपार्जित में बात करें तो ये एक विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है, यानी विशेष प्रकार की प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा में इसमें क्या होता है, जब किसी एंटीजन का भाई जब शरीर में प्रवेश होता है तो ये किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करते ही उन्हें नष्ट कर देती है। ठीक, यानी तुरंत जैसे कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो ये जो सहज प्रतिरक्षा होती है तुरंत, भाई जैसे कोई भी जीवाणु वगैरह जा रहा आपके शरीर के अंदर, लार में ही उसका काम हो जाएगा, लार ही उसको निपटा देगा। ठीक, बाकी बचा कुचा अगर है भी अंदर जाएगा तो और भी ऐसे बहुत सारे अंदर हैं तो वो भी उनका खात्मा कर देंगे। ठीक, लेकिन जो उपार्जित होता है ये किसी एंटीजन के शरीर में प्रवेश करने के बाद पहचान करके उन्हें नष्ट करती है, यानी पहले उनका पहचान करेगी कि भाई ये शरीर के लिए हानिकारक है कि नहीं है, कि वैसे ही मुंह उठा के चला आया है। उसके बाद जो सहज प्रतिरक्षा होता है ये स्मृति कोशिकाएं नहीं बनाती हैं, इसीलिए तुरंत काम करती हैं बच्चों। जबकि ये जो होता है, ठीक, जो उपार्जित प्रतिरक्षा ये स्मृति कोशिकाएं, ये स्मृति बी तथा टी कोशिकाएं बनाती हैं, बी तथा टी कोशिकाएं बनाती हैं, स्मृति बी व टी कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक, जैसे अगर हम बात करें बच्चों तो इसमें भाई जैसे आ जाता है, इसमें जैसे चेचक का टीका वगैरह हो गया, ठीक है ना, चेचक का जो टीका लगता है, ठीक, तो ये जैसे हो गया, पोलियो का टीका हो गया। ठीक, ये सब क्या है, इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी इनको एक बार शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है तो ये स्मृति कोशिकाएं बना लेती हैं जीवन भर के लिए। अब जैसे ही कोई फिर से रोग जैसे हो गया, इसी के बारे में बात करेंगे, जैसे चेचक हो गया तो वही एक बार चेचक जिसको हो जाता है ना दोबारा नहीं होता है। रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है, स्मृति कोशिकाएं बना लेती हैं, दोबारा से ये एक्टिव होने का सोचेगा ना फिर से, ये क्या है उनको पहचान करके अंदर ही नष्ट कर देंगे, यानी उनको आने ही नहीं देंगी। ठीक, इसीलिए ये क्या होती हैं, इसको कहा जाता है कि ये स्मृति कोशिकाएं बनाती हैं, यानी समझिए स्मृति का मतलब क्या होता है, याददाश्त होती है, तो याददाश्त बनी रहती है, ये हमेशा के लिए एक क्या करते हैं, शरीर में सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं। क्लियर हो गया, चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, छोटी सी वीडियो थी बट आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा।